सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ ये मामला या हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, किसी ने इस्तीफा दे दिया, कोई जांच में निर्दोष भी साबित हुए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। इसका जो वर्णन है, इसमें भाग 5 है और अध्याय 4 में इसका वर्णन है। संविधान के जो भाग है ना, 22 भाग में 5वां भाग है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में क्या कहा गया, एकीकृत है, एकल व्यवस्था है और स्वतंत्र है। तो भारत की जो न्यायपालिका है ना, वो एकीकृत है और स्वतंत्र है। इस तरह से नहीं है कि पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और आपको पता हो तो अलग अलग राज्यों में भी हाई कोर्ट है। इस तरह से नहीं है कि भारत सरकार में जो राजस्थान में सरकार अलग है, बिहार में अलग है, जहाँ अलग हम राज्यों में देखें, मध्य प्रदेश है, यूपी है, एमपी, जहाँ भी है अलग अलग सरकार होती हैं और केंद्र में अलग होती हैं, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, ये एक ही होता है। हमारा जो भी समस्या होती है, हम जो भी अपील करते हैं, स्टे वगैरह लगाते हैं, हमारा जो भी, जैसे कि कोई भी हमारी एफआईआर हो चुकी है और उसका निर्णय नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ अपील उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ हमारी सुनवाई होती है। और लास्ट में हमारा जो भी होता है वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति, जो समाधान की शक्ति है उनके पास भी। इस तरह से होता है ये एकल नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता होती है, सॉरी, एकीकृत एकल व्यवस्था है, एक ही व्यवस्था है। इस तरह से नहीं है कि सरकार की यहाँ बीजेपी सरकार, कहीं भी कांग्रेस की सरकार, कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार, इस तरह से नहीं है। और अनुच्छेद इसका जो वर्णन है वो 124 से 147 में है। 1973 में रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और फिर कलकत्ता ही था पहले, तो मैंने बता दिया आपको कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का था। यहाँ से अगर मामला नहीं सुलझाया जाता था तो अपीलीय न्यायालय होता था, पीवी काउंसिलिंग, जो ब्रिटेन में होती थी। अगर यहाँ से पहले, यहाँ कोई बॉम्बे का मामला था, मैंने कहीं पढ़ा भी था, और वो जब सुनवाई नहीं हुई तो कलकत्ता गए, कलकत्ता भी उनका नहीं हुआ तो वो पीवी काउंसिलिंग जो ब्रिटेन में चलती थी, ब्रिटेन में पीवी काउंसिलिंग वो होती थी। आज तो भारत में नहीं है, उसे नष्ट कर दिया गया, समाप्त किया गया है। लेकिन 8-10 व्यक्ति होते थे, वरिष्ठतम होते थे और पूंजीपति भी होते थे, और वो लास्ट में न्याय सुनाते थे और वो ही मान्य होता था। लेकिन अब भारत में सिर्फ कौन सा है, पहले हाई कोर्ट होगा, अधीनस्थ न्यायालय जो छोटे छोटे न्यायालय तो होती हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के जो भी होगा वो इस तरह से होगा। अब पीवी काउंसिलिंग समाप्त है। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था उसे दिल्ली में ले जाया गया। अब दिल्ली में इसकी स्थापना होगी। अनुच्छेद 124 से 47, अनुच्छेद 124(1) में क्या वर्णन है पता है? 1 में दिया हुआ है कि इनकी संख्या क्या होगी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मेंबर है ना वो कितने होंगे और इनको कौन तय करता है उसको देखेंगे हम। और कौन चुनते हैं, क्या नहीं चुनते, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन पहले यहाँ देखेंगे कि सदस्य संख्या कितनी है, गठन क्या है, कब हुआ था इनका गठन, तो 28 जनवरी 1950 को चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स नहीं प्रिंसेस, सॉरी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7+1 यानी कि 8 थी। सितंबर 2019 में 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। वर्तमान में, ये मैंने गलत लिखा था, इसे काट दिया है, 33+1 यानी कि 34 है कुल मिला के। कुल सदस्य कितने हैं, 34 है। सदस्य संख्या बढ़ाना और घटाना ये किसका कार्य है, ये संसद तय करती है। कौन करती है, संसद तय करती है। इनकी नियुक्ति 124(2) के अंतर्गत है, कार्यकाल भी 2 के अंतर्गत ही है, 124 के अंतर्गत। क्योंकि ये भी जो कार्यकाल इसका जो तय किया गया ना, ये अनुच्छेद 124(2) में, लेकिन संसद के द्वारा तय किया गया था। 15वां संविधान संशोधन 15वां संविधान संशोधन था जो हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट के लिए सदस्य जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उनकी जो कार्यकाल होता था वो या 5 वर्ष या 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट का है जो आगे हम देखेंगे कि संविधान संशोधन कब आया था, 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर ये जो होते थे ना नियुक्ति वगैरह, राष्ट्रपति सदस्य वगैरह, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा होती हैं। और वरिष्ठतम न्यायाधीश या कॉलेजियम पद्धति द्वारा, और अन्य न्यायाधीश सलाह कौन लेता है, राष्ट्रपति लेते हैं। किससे, इनसे सलाह लेते हैं। सलाह लेने के बाद ही इनकी नियुक्ति होती है वर्तमान में। लेकिन आपको पता हो कॉलेजियम व्यवस्था आई थी, 99वां संविधान संशोधन हुआ, उसे कुछ रद्द किए गए। कौन कौन से केस आए थे, 1992 केस, 82 केस किया था, 82, फिर 83, फिर 93 आया, उसके बाद 98 आया, तो उसको डिटेल से देखेंगे हम।
फिर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया, 99वां संविधान संशोधन बना, अधिनियम था। SP गुप्ता बना भारत संघ, जो 1982 में आया था। और इसमें यह कहा गया था कि CJI है ना, मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है। जब राष्ट्रपति किसी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करते हैं तो जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में लगे हुए हैं इनकी सलाह लेना जरूरी नहीं है। ये कहा था SP गुप्ता बनाम भारत संघ ने कहा था कोई सलाह जरूरी नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसको बाध्यता देखो 1977 में वापस इसका उल्लंघन हुआ। न्यायमूर्ति SR खन्ना की वरिष्ठतमता का उल्लंघन किया, यानी कि जो वरिष्ठतम थे ना उनकी नियुक्ति होना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। MN बेग को जो मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। फिर वापस से दूसरा केस आया 1993 जो 1993 में आया। वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं ना, वरिष्ठतम जो सबसे उम्र में बड़े होते हैं उसे कहते हैं वरिष्ठतम। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए, ये इनकी जो केस की जो सिफारिशें थी। फिर मानना बाध्यकारी, यानी कि क्या मानना, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह को मानना जरूरी है। किसको? राष्ट्रपति को। 2 सुप्रीम कोर्ट के जज भी होना अनिवार्य है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे ना, वो भी 7 होंगे, पहले नहीं था। जो 92 केस था ना, 1982 में जो केस था उसके अंदर उनकी सलाह मानना बाध्य नहीं था, लेकिन न्यायाधीश वगैरह कुछ नहीं थे। यहाँ सलाह मानना भी बाध्यकारी है, आपको मानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य जज भी या न्यायाधीश भी इसके साथ होने जरूरी है, और वरिष्ठतम न्यायाधीश को बनाना भी जरूरी है। ये केसों में इस केस में कहा गया। फिर 1998 केस आया, इसमें कॉलेजियम शब्द का प्रयोग किया गया। कॉलेजियम शब्द वो होती है कुछ सदस्य मिलकर उसकी काउंसलिंग बनाई जाती है। इसमें क्या हुआ कि मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह पे मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य 4 न्यायाधीशों की सलाह पे। यह आया था 98 केस था, 1998 केस। इसी में मुख्य न्यायाधीश की आयु भी थी। ये जो 124(2) है ना अनुच्छेद, इसके अंदर ही संसद ने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनकी आयु का निर्धारण भी संसद करेगी। तो संसद ने 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया, और इसमें 124(2) है ना, इसके अंदर क्या जोड़ा गया? 124(1)(2) तो था ही, 2 क जोड़ा गया। इसके अंदर क जोड़ा गया। क कभी किसी संविधान में नहीं है, ये बाद में सब जुड़े गए हैं। तो क जोड़ा गया और धारा 2 जोड़ी गई, और इसमें जो संसद में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी 65 वर्ष और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो उम्र है वो 62 वर्ष तय की गई। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एंड नेशनल जुडिशियल अनाउंसमेंट काउंसलिंग है, ऐसा कोई नाम है इसका। तो एक का तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कमीशन था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति और कमीशन, ये था इनका पूरा नाम। और नियुक्ति व हस्तांतरण के लिए तो ये क्यों आया वो आगे मैं बताऊंगी आपको कि क्यों आया। ये जो था इसमें सदस्य, यानी कि सरकार ने क्या कहा पता है, गवर्नमेंट, इन्होंने कहा कि वो जो न्यायपालिका है ना ये स्वतंत्र थे, तो इसके अंदर सरकार की भी भागीदारी होनी जरूरी है। गवर्नमेंट के अधिकारी भी होने चाहिए, जैसे हमारी भी चलती रहे। सरकार होती है ना, सरकारें आती जाती रहती है, 5 साल के लिए होती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारा भी इसमें सदस्य होना चाहिए। तो क्या हुआ कि इन्होंने ये जो आयोग लाया, 99वां संविधान संशोधन बना, और NC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया, और इसके तहत क्या किया पता है, 6 सदस्य नियुक्त होंगे। अब क्या सदस्य कौन कौन से नियुक्त होंगे? इसमें 3 सदस्य होंगे, वो तो मुख्य न्यायाधीश से ही होंगे। एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 अन्य न्यायाधीश होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे। 3 सदस्य तो ये आ गए जुडिशियल के, यानी कि न्यायिक के। 3 सदस्य सरकार के होंगे, जिसमें से एक तो विधिवेता होगा, विधि मंत्री होगा, जो भी होगा। 2 सदस्य होंगे, उसको चुनने के लिए समिति बनाई दी जाएगी। क्या बना दी जाएगी? यानी कि 3 सदस्य होंगे इसके अंदर सरकार के, तो एक तो विधि मंत्री होगा, 2 सदस्यों के लिए समिति बनाई दी जाएगी। उस समिति में एक तो प्रधानमंत्री होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिपक्ष का नेता जो भी होगा वो होगा, विपक्ष का आदमी होगा। तो इसके अंदर भी सरकार का एक ही व्यक्ति रहा, PM ही रहे, बाकी तो ये मुख्य न्यायाधीश के व्यक्ति हैं, और ये तो विपक्ष पार्टी के हैं। तो इसमें ये रहा, तो क्या हुआ कि इसको भी रद्द कर दिया गया। 16 अक्टूबर 2015 को इसे भी रद्द कर दिया गया। वापस से 1993 में जो एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश थे ना, मैंने कहा था, उसी को रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी, न्यायाधीश थी। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ये भी याद रखना।
इंदु मल्होत्रा एक ऐसी मात्र महिला थी जो अधिवक्ता थी, अधिवक्ता से सीधी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय की न्यायाधीश बन गई थी। ये भी याद रखना। न्यायाधीश की योग्यता 124(3) में है। इसके अंदर आपको पता है, एक तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज होना चाहिए, हाई कोर्ट के 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता हो। ये 3 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है। तो मैंने कहा शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो ही शपथ दिलाते हैं। इसमें नोट डाउन करना, 124 में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है। ये शपथ दिलाएगा, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है ना, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए, पद पर है ना, उस समय भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस तरह से हटाया जाता है, 124(4) में इसका वर्णन है। कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। संसद के प्रत्येक सदन यानी कि किसी भी सदन में इसके विरोध कार्रवाई, इनके विरोध में जो प्रस्ताव लाया जा सकता है, बहुमत के आधार पर, और मत देने वाले जितने भी सदस्य उपस्थित है ना, उपस्थित और मत देने वाले कम से कम 1/3 यानी कि 2/3 भाग बहुमत होना जरूरी है। किसी भी सदन में प्रस्ताव यानी कि लोकसभा या शुरुआत से हो सकती है, चाहे राज्यसभा, लेकिन उसके अंदर सदस्य लोकसभा से 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पे, और राज्यसभा से 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य। मैंने 50 लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ 50 है ना, याद रखना। तो ये 50 सदस्य हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। बाद में अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी जो समिति है ना, समिति में 3 सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रारंभिक विधिवेता, वही होंगे जो इनको हटाने की प्रक्रिया में भी यही शामिल होंगे। एक और नोट डाउन करना वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। दीपक मिश्रा का जो मामला था 2018 में, जो कौन थे वह आगे मैं पढ़ाऊंगी, जो सभापति कौन थे इसको अस्वीकार कर दिया था। पहले जो हटाए गए थे इसके आधार पर वी रामास्वामी, हटाया नहीं अभी तक, एक को भी नहीं हटाएगा, ये भी याद रखना। वी रामास्वामी 1991 प्रथम मामला आया था, इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया में लोकसभा में ये पारित नहीं हो सका था, क्योंकि राज्यसभा में ये पारित हो गया था, लोकसभा में ये पारित इसलिए नहीं हो सका क्योंकि आपको पता है कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। दूसरा मामला आया था सौमित्र सेन मामला, 2011 में आया था। ये देखो वी रामास्वामी थे उच्च न्यायालय में, पंजाब हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे, और वित्तीय भ्रष्टाचार का इन पर आरोप लगा था, और 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, लेकिन इनको हटाने का प्रथम ये मामला था, लेकिन नहीं हट सके, यानी कि इन्होंने भी ये भी नहीं हटा दिए गए, यानी कि लोकसभा में ये पारित नहीं हो पाया था। मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा में क्यों नहीं पारित हो पाया, कांग्रेस सरकार ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सौमित्र सेन का मामला था 2011 में, कोलकाता उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश थे, और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित था, लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव भी पारित कर लोकसभा प्रस्ताव पारित करे, उससे पूर्व सेना थे ना, ये सेन सौमित्र सेन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर आए पीडी दिनारकर, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हुई, इससे पूर्व इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आए एन के गेगले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। गेगले, इन पर जो आरोप लगा था वो देखो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, राज्यसभा में प्रस्ताव आया, कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी में आरोप सही नहीं पाया गया, और ये एकमात्र जो थे मुख्य न्यायाधीश ये निर्दोष साबित हुए थे जांच में। तो याद रखना, एस के गेगले मामला 2015 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के थे, इनको याद रखना। दीपक मिश्रा मामला 2018 में मेडिकल कॉलेजों में संबंधित एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए। राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद प्रस्ताव आया, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह प्रस्ताव मेरे पास आने से पूर्व ही सार्वजनिक कर दिया गया। यानी कि लोकसभा जो स्पीकर है ना, उसको प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करने की शक्ति भी है ना, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये दिया था आपको, 124(4) तक ही दिया है अनुच्छेद। अभी 104 से 128, 125 वगैरह सब देने हैं, और आपको पता हो तो उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय 129 वो भी देना है। तो मैं शॉर्ट नोट्स में दे रही हूँ, आपको शॉर्ट में पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।